तो स्टूडेंट्स, आज हमको ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग, पैकिंग कैसी होती है पार्टिकल्स की सॉलिड्स में, वाइड्स कितने प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। जो क्रिस्टल लैटिस होगी उसकी रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, पैकिंग इफिशियंसी एंड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल प्रेजेंट इन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड में जो प्रेजेंट होंगे। तो आज हम आज जो है पहला टॉपिक हम लोग क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में हम लोग जानते हैं, सॉलिड हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में। तो क्रिस्टल लैटिस इसमें जो होगा, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसी क्रिस्टल सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने इसमें एक डिवाइडेशन किया कि यूनिट सेल बनाते हैं। यूनिट सेल क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट 3D portion which portion of a crystal, ये smallest 3D portion of a crystal का which repeat again and again to form a crystal। मतलब कि एक छोटा सा पोर्शन, ये जैसे क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, तो इसका छोटा सा ऐसा पोर्शन 3D पोर्शन, ये भी 3D स्ट्रक्चर है ना, ये भी 3D है। तो इसका एक ऐसा 3D पोर्शन छोटा सा ये 3D पोर्शन छोटा सा जो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन टू फॉर्म दिस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बनाने के लिए। तो इसी छोटे से पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। इसी छोटे पोर्शन क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट सेल कह देते हैं। तो यूनिट सेल डिफाइन किया जाएगा, द स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal solid which repeat again and again to form what, क्रिस्टल। उसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसी को क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कह देते हैं। तो यूनिट सेल जो होगा वो हमारा यूनिट सेल कैसे होगा, यूनिट सेल जो होगा वो हमारा, देखिए ये एक हो गया। मान लेते हैं कि वो जो हमने बड़ा सा लिया था उसका छोटा सा पोर्शन, जो हमने क्रिस्टल लिया था उसका छोटा सा पोर्शन, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, बड़ा बनाए, ठीक, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है। तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का यूनिट सेल है। ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल को हमने जो है उसके पैरामीटर्स, यूनिट सेल्स के जो पैरामीटर्स होंगे, मतलब ये यूनिट सेल जो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है किसी क्रिस्टल का, वो जो है किस पैरामीटर्स से नापा जाए। तो उसके पैरामीटर्स जो हैं, जो उसके पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट्स ऑफ यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे, वो 2 होंगे, केवल 2। क्या होंगे, एक होगा इसका एज लेंथ होगी, और इसका एक होगा इंटरफेशियल एंगल। एक जो होगा इसकी एज लेंथ होगी और एक इसका इंटरफेशियल एंगल होगा। देखो इसकी एज लेंथ, ये 3D पोर्शन है, तो इसका जो होगा एक एंगल अल्फा होगा। ये 3D में अगर हम देखेंगे तो ये एक क्रिस्टल उस तरफ है, एक क्रिस्टल ये इस तरफ है। एक का एंगल क्या होगा, बीटा होगा, और एक का एंगल क्या होगा, गामा होगा। एक का होगा अल्फा, एक का होगा बीटा, और एक का होगा क्या, आपका एक का एंगल होगा गामा। और एज लेंथ क्या होगी, एक की एज लेंथ होगी ए, एक की एज लेंथ होगी क्या, ए, एक की एज लेंथ होगी बी, और एक ये
जो आपकी बची ये एज लेंथ होगी और सी, तो एक की ए, एक की बी और एक की सी एज लेंथ होगी। अब ये यूनिट सेल था, अब ये यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स यही दो रहेंगे। अब इन्हीं दो के बेसिस पे ये यूनिट सेल जो होगी वो 7 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ 7 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, रोम्बिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ट्राइगोनल यूनिट सेल, ट्रिक्लेन, रोम्बिक यूनिट सेल, इसी तरीके के 7 जो है टाइप दिए होंगे, लेकिन वो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि इनके ये पैरामीटर्स के बेसिस पे क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारे कोर्स में जो हमको पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल जो डिवाइड कर रहा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसके बेसिस पे, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको बनाने देना चाहिए था। तो फिर से एक बार जल्दी से, तो this is alpha, this is beta, this is gamma, A, B and this is what, C। तो this, अब इसी में हमको जिसकी स्टडी करनी है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसे यूनिट सेल जिसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब कि अल्फा बीटा गामा एंगल जो हो वो 90 डिग्री के इक्वल हो, और हमारा एज लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और हमारी सभी एज लेंथ क्या हो, बराबर हो, तो उस क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग, उस क्यूबिक यूनिट सेल को, उस स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल वो यूनिट सेल को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह देंगे। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमारा वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्दर इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्दर 2 पार्ट, ये 2 पार्ट जो हो रहे हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हो रहे हैं। तो इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या अंतर है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे होते हैं, क्रिस्टल के केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्रिस्टल के केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होंगे, ये कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ ये और जगह पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, सिंपल क्यूबिक के ये पार्ट हुए, सिंपल क्यूबिक के प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 2 पार्ट हुए। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो ही हो सभी पे, लेकिन उसके अलावा वो फेसेस पे भी और या बॉडी सेंटर या कहीं पे भी प्रेजेंट हो, आगे देखेंगे। अब जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जो हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वो फर्दर 3 पार्टिकल्स पे डिवाइड होगा, क्योंकि ये कॉर्नर्स पे तो होता है नॉन प्रिमिटिव में, उसके अलावा फेसेस और बॉडी सेंटर पे और कहीं भी होता है ना, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया, बीसीसी, सेकेंड एफसीसी और थर्ड वन इज ईसीसी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में
एक बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। एफसीसी में क्या होगा कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ फेसेस के, हर एक फेसेस के, चूंकि इसमें 6 फेसेस हैं तो 6 फेसेस के हर एक फेसेस के में एक एक पार्टिकल जो होगा वो प्रेजेंट होगा हर एक फेसेस में। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा लेकिन इंड, 2 पॉइंट के इंड के बीच में भी एक एटम क्या होगा, मौजूद होगा। इसमें 2 पॉइंट्स के 2 एंड्स के बीच में भी एक एटम मौजूद होगा। अब इसमें क्या होता है, हम बीसीसी, सबसे पहले बीसीसी देखते हैं। तो बीसीसी जो होता है इसमें क्या होगा कि कॉर्नर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर कैसे डिनोट करेंगे, इक्वल टू 8 रहेंगे, फेसेस पे 0 रहेंगे, लेकिन कहां पे, आपके सेंटर पे कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। अब उसके बाद बीसीसी, एफसीसी क्या होगा कि आपका एनसी जो है वो 8 ही रहेगा, एनएफ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और एनआई जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बीसीसी ये सेकंड हो गया। थर्ड जो है हमारा वो है ईसीसी। ईसीसी में क्या होता है कि आपका एनसी जो होगा वो 8 रहेगा, एनएफ इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एनएफ इज इक्वल्स टू 2 रहेगा और एनआई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एनएफ इज इक्वल्स टू, एनआई इज इक्वल्स टू 0। तो ये चूंकि यहाँ पे देखिए ये 2 कैसे है, आप समझ रहे हो ना कि दो फेसेस के एंड्स के बीच में 2 ही हमको पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे ये बन रहा है। एक ये पॉइंट मिल रहा है ईसीसी के लिए, इंड सेंटर की, एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट ही हैं जहां पे ये प्रेजेंट रह सकता है इन दोनों फेस, और किसी फेस प्रेजेंट नहीं रह सकता है। ठीक, तो ये इतना हमारे समझ में आ गया कि हमने जो है नॉन प्रोडक्टिव यूनिट सेल को 3 में डिवाइड किया, जो हमारे समझ में आ गया। उसके बाद जो टॉपिक आता है, उसके बाद का ये टॉपिक है कि हमने एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी आपको बता दिया। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रैंक ऑफ क्रिस्टल। रैंक ऑफ क्रिस्टल। अब रैंक ऑफ क्रिस्टल कैसे निकाला जाए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से रिप्रेजेंट किया जाए। रैंक ऑफ क्रिस्टल कैसे कहते हैं कि कितना पार्टिकल्स एक्चुअल में एक क्रिस्टल में प्रेजेंट, ये यूनिट सेल की बात करते हैं। क्रिस्टल में एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, क्रिस्टल में कितना प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रैंक ऑफ क्रिस्टल, तो रैंक ऑफ क्रिस्टल फॉर, सबसे पहले हम उसके लिए देख लेते हैं। रैंक ऑफ क्रिस्टल फॉर बीसीसी के लिए अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट है बीसीसी के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ क्रिस्टल जेड इज इक्वल्स टू 1/8। हमेशा जितने एटम्स कॉर्नर पर रहेंगे उसको 1/8 से बांटा जाएगा, हमने बताया था, इंटू 8 जो होंगे इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ये हमको मालूम है इसका। एनसी इक्वल टू 8 होता है, एनएफ इक्वल टू 0 होता है और एनआई इक्वल टू 1 होता है। ठीक, प्लस एनएफ इक्वल टू इसका क्या है, 0, तो 1/2 इंटू 0, क्योंकि फेसेस 2 ही पोर्शन के बीच में एक फेस होता है, इसलिए ये 1/2 किया गया। प्लस 1 मतलब कि जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, इसलिए 1/1 इंटू 1, ये 1 एक सेंटर पे ही है। तो जेड की वैल्यू, रैंक ऑफ क्रिस्टल ऑफ बीसीसी की रैंक कितनी आ गई, ये आ गई 1 + 0 + 1 = 2। बीसीसी की रैंक कितनी आ गई, 2। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक इसी तरह निकाल लो। एनसी इक्वल टू 8 होता है, एनएफ इक्वल टू 6 होता है और एनआई इक्वल टू 0 होता है। तो 1/8 जेड इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 प्लस 1/1 इंटू 0। तो ये आपका आ गया 1 + 2 1 +
3 इक्वल टू 4। तो FCC के लिए रैंक ऑफ क्रिस्टल की वैल्यू कितनी होगी? रैंक ऑफ क्रिस्टल की वैल्यू या कह सकते हो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट क्रिस्टल, ये भी कह सकते हो रैंक ऑफ क्रिस्टल को, ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट इन अ क्रिस्टल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिस्टल, तो ECC अरे FCC में रैंक ऑफ क्रिस्टल कितना आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया। और फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ECC के लिए थर्ड, ECC के लिए रैंक ऑफ क्रिस्टल जो आ जाएगा हमारा इसी तरह Z इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 0। इसमें क्या होगा? NC इक्वल टू 8, NF इक्वल टू 2, NI इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो रैंक ऑफ क्रिस्टल फॉर सब के लिए रैंक ऑफ क्रिस्टल Z BCC इक्वल टू 2, Z FCC इक्वल टू 4, Z ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू 2। तो रैंक ऑफ क्रिस्टल ये 3 नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट FCC एंड ECC क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसके लिए ये कितने आ गए? ये इतने इतने आ गए आपके। तो इसके बाद जो है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो लिखते हैं, रैंक क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस हमारा खत्म हो। क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग, पैकिंग की बेसिस पे किस तरीके की पैकिंग हुई है सॉलिड में, तो इसको जो है दो प्रकार से किया गया, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमको जो है मेनली जो है 3 प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि आपकी क्लोज पैकिंग जो होगी उसके एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा? वो डिफरेंट डायरेक्शंस में 2 डायमेंशनल में होंगे। अब देखो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड की है, फर्दर हमने 2 टाइप्स में। ये क्या होता है? AA टाइप क्लोज पैकिंग से कहते हैं, और इसे AB टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये AA टाइप क्लोज पैकिंग, इसे AA टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इसे AB टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है समझो। AA टाइप क्लोज पैकिंग में कुछ नहीं होगा, AA टाइप क्लोज पैकिंग में क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल की होगी उसमें कुछ ऐसा होगा। एक के नीचे एक आता जाएगा, मतलब इसमें कोई इस प्रकार कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या बनेगा? ये जो इनका सेंटर है, इनका सेंटर ये ऐसे बनेगा। ये इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। जो AA टाइप क्लोज पैकिंग होगी, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A, सभी A हैं, सभी A। तो इसमें स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। और AB टाइप क्लोज पैकिंग में होगी में दिस वे, इस वे में है। देखो ये
तो इसमें इस टाइप रहेगा, ये ए है, ये ए है, लेकिन ये सेकंड वाला क्या है, ये बी है, फिर ये है। तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग रहेगी। और इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें क्या बनेगा, ए ए ए ए ए, इसमें क्या होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, हेक्सागोनल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो आपका 6 होगा। हेक्सागोनल 6 साइड्स बन रही, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। तो 2 डायमेंशनल ए टाइप और ए बी टाइप होगी। 3 डायमेंशनल हमको पढ़ना नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है नहीं, इससे ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं। इसके बाद हमको वाइड्स जानना है कि वाइड्स क्या होती है, वाइड्स क्या होती हैं और वाइड्स क्या होती हैं। तो वाइड्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक टेट्राहेड्रल वाइड, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब ये वाइड्स जो होता है वही जो क्लोज पैकिंग के बीच में छोटा सा जो स्पेस बनता है उसी को वाइड कहते हैं। अब ये जो होता है वो अगर व्हेन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अगर वो n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में वो n है अगर, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो 2n होंगी। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, n होंगी। बोलिए, तो टेट्राहेड्रल वाइड 2n होंगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड n होंगी। अगर किसी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या n है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स 2n होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स n होगा। अब टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में अंतर क्या है, वाइड्स दोनों ही, तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में अंतर क्या है, देखो ये मान लेते हैं ये टेट्राहेड्रल वाइड इसे बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल इसे बना रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड ये और ये जो वाइड हुई, ये जो बीच में स्पेस था, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। और ये और ये और ये जो 3D में ये जो वाइड हुई, उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जो यहाँ वाइड हुई वो क्या बोलेंगे, उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सिंगल को ये टेट्राहेड्रल वाइड, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये अब यहाँ से डिफरेंस जो है हमारे समझ में आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या है, ये हमारा हो गया कि टेट्राहेड्रल वाइड किसे कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड किसे कहते हैं। तो ये हमारा इसके बाद इस पे अगर हमें क्वेश्चन करना चाहें तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है। तो इस पे एक क्वेश्चन अगर करना चाहें कि अगर किसी पार्टिकल्स में गिवन हो कि पार्टिकल ए एंड बी, 2 प्रकार के पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए कह रहा है कि हमारे पास जो है वो कितनी जो है हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड्स जो हैं वो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाइड्स की देखो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 2 टाइप्स के एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड जो है 2 टाइप्स के एलिमेंट्स बन रहा है, एक्स एंड वाई 2 टाइप के एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, 2 टाइप के एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है। एटम वाई एनायनिक एटम है, CCB क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर है जिसका, एटम ऑक्युपाइड बाय ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। वाई जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड से ऑक्युपाइड है और
एटम्स ऑल एटम्स जो है इसके ऑक्यूपाइड क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल। अगर देखो इसके सभी एटम क्या कह रहे हैं, वाई के सभी एटम क्या कह रही है, टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी होती है, वो n होती है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होती है, वो 2n होती है, 2n होती है। मतलब ये भी n ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये भी n ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों कितने 1:1 में है। एक्स वाई जो है हमारा कंपाउंड बनेगा, एक्स वाई हमारा कंपाउंड। मतलब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। फिर से दिया है वाई ऑफ एनायनिक फॉर्म CCP पैकिंग एंड एटम ऑफ एक्स ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड। हाँ, एक एटम है एक्स जो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड है। देखो फिर अब इन्होंने दिया कि एक एटम एक्स है, ये जो है ये एक्स एटम है, वो क्या कर रहा है, वो क्या ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है उसकी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो क्या है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। एक्स जो है ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड n होती है, हमें पता है, वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है। और y जो है वो उसका तो दिया नहीं, तो वो उसी तरह होगा, मतलब कि इसमें जो होंगी वो n होंगी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो ऐसे प्रेजेंट है। तो x रेशियो y हम ले लें तो ये हो जाएगा हाफ रेशियो 1, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1:2। अगर हम इसको करें 1:2 हो जाए, 1:2 मतलब कि XY2, X1 और Y2, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। आप समझेंगे नहीं, हाफ ऑक्टाहेड्रल वाइड तो हाफ n हो गया, और y जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स केवल है तो n हो गया, और जिसका रेशियो ले लिया तो हमारा ये आ गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो होंगी इसमें आएंगे। अब हम इसके बाद रिलेशन बिटवीन edge length and the radius of the sphere of atoms of the constituent particles of the solid constituent particles। तो relation between, इसमें देख लीजिए relation between edge length, relation between what, edge length and relation between edge length, जो edge length होगी उसकी, and radius of sphere। आज का ये आखिरी टॉपिक है, स्फीयर एटम्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए। ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनके द्वारा बना हुआ है क्रिस्टल, उसके एज लेंथ के और उसकी रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहला है हमारा जो टॉपिक, सबसे पहला है वो हमारा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहले लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होगा वो ऐसे होगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जिसका ये और ये सेम होगा, ये जो होगा ये होगा। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4r इज इक्वल्स टू सॉरी इसको सही से नहीं बनाया, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है आपका ये आधा एटम लाएगा, और ये जो है आधा एटम लाएगा, ये r हो गया, ये r हो गया, और ये आपका क्या है a के बराबर है। तो 2r इज इक्वल्स टू व्हाट, a, r इज इक्वल्स टू एज लेंथ a/2। और हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहले से उसी सब पार्ट हैं सब, तो उसमें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है, ठीक समझे। तो आपका सेकेंड अगर हम निकालना चाहें किसकी, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल r इज इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम निकालना चाहें किसकी, BCC की अगर हम निकालना चाहेंगे, या सबसे पहले FCC की निकालो, FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की अगर निकालना चाहें तो ये हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक क्रिस्टल हमने ले लिया, ये क्रिस्टल हो गया हमारा, ठीक, ये क्रिस्टल हो गया। तब FCC में हम लोग जानते हैं Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल यहाँ के लिए, ठीक। FCC इसमें देखिए आपका जो ये स्फीयर होगा वो चार में डिवाइड होगा। तो इसका जो स्फीयर है
इसका जो स्फीयर है, स्फीयर का फेस हम केवल फेस भर हम ले लेते हैं, केवल फेस भर जब हमने ले लिया इसका, तो हमारा ये सब मिट गया। देखो ये सब मिट गया, हमने क्या ले लिया इसका फेस, तो ये हमने इसका फेस, क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो ये फेस ले लिया। ठीक, अब देखो इसका ये हो गया रेडियस, ये हो गया और ये, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया r, ये हो गया हमारा 2r, और ये हमारा हो गया क्या r, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया a। ठीक, अब हम पाइथागोरस थ्योरम, फेस ही लेना था, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 4r, इसको हम ले लेते हैं a b c d, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद व्हाट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन दिस बिकम्स 4r is equals to r square is equals to 4r square is equals to 2a square, and 4r is equals to under root 2a, 4r is equals to under root 2a। फिर ये यहाँ से r is equals to under root 2a by 4, तो ये जो है आपका FCC के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a बाई 4, अंडर रूट 2a बाई 4। आर की वैल्यू जो हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई 4 इंटू a एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल, तो ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है BCC। अच्छा, अभी तो पैकिंग इफिशियंसी नहीं बताया। BCC में Z की वैल्यू होती है 2, Z की वैल्यू होती है 2। अब देखो इसमें क्या है कि BCC में बॉडी सेंटर्ड की बात की, तो बॉडी के सेंटर तक तो घुसना ही पड़ेगा, बॉडी के सेंटर तक तो घुसना ही पड़ेगा, बॉडी के सेंटर तक तो घुसना ही पड़ेगा। तो अब इसमें बॉडी के सेंटर तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए चौक लेना पड़ेगा बॉडी सेंटर तक। तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका ये एक है जो बॉडी के सेंटर तक ले जा सकता है। ये है गया आपका A, दिस इज ऑल्सो A एंड दिस इज ऑल्सो A, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो A सबसे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ये हो गया ये, तो बड़ा बनाया इसलिए। ठीक, ये हो गया आपका 1r, ये हो गया आपका 2r एंड दिस विल बिकम्स r। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये एक लेंथ, ये एज लेंथ जो होगी, ये हाँ इसको हम डिवाइड कर देते हैं, a जिसने जोड़ा दोनों B C D E एंड दिस इज F। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा, देन वी अप्लाई दिस बॉडी सेंटर, फिर बॉडी सेंटर पहुंचेंगे ना। तो इसको देखो, आप देख लो, ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ठीक, अब BC स्क्वायर को मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, BD स्क्वायर, देन BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A। BD की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आ गई BD की वैल्यू अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2 आ गई। देन इन ट्राइंगल BDA, अब BDA में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम
का अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम BDA में अप्लाई करते हैं तो BDA देन BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AD स्क्वायर। BD स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि 2A स्क्वायर हो जाएगी प्लस यहाँ से BD स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसके बाद 2A स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक। फिर उसके बाद दिस वन A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R का होल स्क्वायर, देन 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3A स्क्वायर है। दिस implies that R is equals to अंडर रूट 3/4A। ये आ गया किसके लिए रिलेशन, ये आ गया, हाँ BCC के लिए रिलेशन आ गया, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4A। ये किसके लिए रिलेशन आ गया, ये BCC के लिए रिलेशन हमारा आ गया। अब जब ये तीन रिलेशन FCC, BCC, ECC अगर हमको पता चल गए हैं, जब ये तीनों रिलेशन जब ये तीनों रिलेशन हम पता चल गए हैं तो हम लिख लेते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक FCC एंड व्हाट, BCC। Z की वैल्यू 1 सिंपल क्यूबिक में, FCC में Z की वैल्यू 4, BCC में Z की वैल्यू 2, R की वैल्यू A/2, इसमें R की वैल्यू FCC में R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/4, A अभी निकलवाए हैं, और BCC में R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4A, ठीक। ये एक प्रकार का रिलेशन आ गया। अब इसके बाद ये हमने पढ़ा दिया आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बाद हमको एक टॉपिक और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैकिंग इफिशियंसी। अब जान लीजिए आप पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, इसके बिना आप निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे बता देता हूँ। पैकिंग इफिशियंसी क्या है, पैकिंग इफिशियंसी क्या है, इसको पैकिंग इफिशियंसी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी वो परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लैटिस सेल या लैटिस में क्रिस्टल में किस परसेंटेज में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसी परसेंटेज को हम पैकिंग इफिशियंसी डिफाइन करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी PE का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशियंसी PE का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z into वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर अपॉन पैकिंग इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर अपॉन इंटू Z इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इंटू Z इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर हमको मान लीजिए कि FCC का अगर हम निकालना चाहें तो हमें क्या पता है, Z पता है कितना है 4, Z4 पता है, R की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 2/4 A पता है, R की वैल्यू हमें अंडर रूट 2/4 A पता है। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर भी निकल जाएगा क्योंकि सब देखिए कैसे निकलेगा। पैकिंग एफिशिएंसी FCC की अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकलेगी हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। अगर FCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है
तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हो गया, इनटू जेड इनटू 100 अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पता है, ए क्यूब। यूनिट सेल में हर एक की एज लेंथ ए होती है, सेम होती है, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो इससे हमारा पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगा। अब इसकी हम एफसीसी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये किसके लिए निकाल रहे हैं लोग, एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो एफसीसी के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू √2/4 ए का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, आर की वैल्यू पता है, इनटू जेड की वैल्यू 4 रखता है, इनटू 100 होल अपॉन ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या रखोगे, ए क्यूब रखोगे। अब ये चाहो तो ए क्यूब ये ए से काट लो, ठीक, ये भी ए क्यूब ही निकलेगा बाद में आगे। अब चाहो तो ये यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 74.2% के अप्रॉक्स आएगा, ये 74.2% के अप्रॉक्स आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। अब इसी तरह पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग इस फॉर्मूले से, ये हमारा जो है आप नोट कर दीजिए, फिर इसके बाद ये है, ये जो है यही फॉर्मूला रहेगा सबके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का। तो इसमें अब एफसीसी हमने R = √2/4 रखा था, उसी तरीके से यहाँ पे एफसीसी के लिए, फिर बीसीसी के लिए R की वैल्यू क्या होती है, R = √3/4A, R = √3/4A होती है। बीसीसी के लिए, ये एफसीसी के लिए था, बीसीसी के लिए इसी तरह की क्या हो जाएगा, जेड की जगह हम 2 रख देंगे, जेड की जगह 2 रख देंगे, आर की जगह रख देंगे √3/4 रख देंगे, आर की जगह √3/4 रख देंगे, ए की जगह ए क्यूब भी रहेगा और इंटू 100 ये कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी लगभग 68% तक निकलेगी, अप्रॉक्स 68% तक निकलेगी ये बीसीसी की। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग क्या किए थे, R = A/2 है, Z = 1 है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में R = A/2 है और Z = क्या 1 है, तो Z की जगह 1 रख देंगे, R = A/2 रख देंगे, तो ये लगभग का आएगा 52.7 के परसेंट के आसपास आएगा, 52.7 के परसेंट के आसपास आएगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप आसानी से निकाल लेना सबका फिर बताने का कंक्लूजन मैंने रख की नहीं, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते कैसे नहीं निकालते। पैकिंग एफिशिएंसी हो गई हमारी। तो हमने आखिरी टॉपिक आज का जो चुना था वो थर्ड शायद डेंसिटी था, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की डेंसिटी का निकालना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, अगर इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, D = Z × M अपॉन NaA³, Z × M अपॉन NaA³, जहां पर वेयर हमारा Z क्या है, वही जो हमने बताया, रैंक ऑफ क्रिस्टल, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द क्रिस्टल पे यूनिट सेल कितनी, रैंक ऑफ क्रिस्टल, दिस इज व्हाट, रैंक ऑफ क्रिस्टल, ये रैंक ऑफ क्रिस्टल होगी। M आएगा नहीं ना, M जो हो गया वो है आपका व्हाट, मोलर मास। M जो है हमारा वो क्या है, मोलर मास है। Na जो है हमारा वो क्या है, Na हमारा है 6.022 into 10⁻23। Na इज व्हाट, आवगाद्रो नंबर। एंड A ये क्या है, एज लेंथ है यूनिट सेल की, यूनिट सेल की एज लेंथ है। तो इस तरीके से आप डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। कमेंट में जो है
आप लोग जिस इससे सॉलिड स्टेट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको जो है इसी तरह की फोटोज खींच के सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेल कर सकते हैं prakash11rbl@gmail.com पे, आप उनको मेल करिए डायरेक्ट, हम आपको वहां से आपको इसके आंसर्स जो भी नहीं आ रहे होंगे, जो क्वेरीज है आपकी वो वहां पे सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक्स।